वहीं यूपी में कोरोना वायरस की वजह से स्कूल और कॉलेज 2 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए। वहीं 31 मार्च तक सभी पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए। कोरोना वायरस ना फैले इसके लिए लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों, शादी और दूसरे समारोह में न जाने की अपील भी की जा रही है। साथ ही सरकार ने पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए हैं। सरकार ने कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के लिए मुफ्त इलाज का ऐलान किया है। क्या तैयारी है और किस तरीके से आज कैबिनेट में आप लोगों प्रस्ताव पारित? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो केंद्र की गाइडलाइंस हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनका अनुपालन उत्तर प्रदेश में 100% हो, ये सभी जिलाधिकारी सुनिश्चित करें। और सभी कैबिनेट के सदस्यों को भी ये कहा गया। साथ ही साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, सबको 2 अक्टूबर तक बंद करने के निर्देश दिए हैं, 2 अप्रैल तक। और सभी सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, ये सब 2 अप्रैल तक बंद रहेंगे। साथ ही साथ जितने भी हमारे यहाँ पर्यटक आ रहे हैं और जो पर्यटन स्थल हैं, उनको भी 31 मार्च तक बंद किया गया है। लेकिन पर्यटक वहाँ ना आए, लेकिन उसकी साफ सफाई व्यवस्थित रहे। उसी के साथ साथ जो गैर सरकारी संस्थानों में जो लोग काम करते हैं, वो अपने घरों से ही काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि जो धार्मिक जो आयोजन हो रहे हैं, उस पर सभी धर्मगुरुओं से हम लोग अपील करते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में भीड़ ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये महामारी है, इसको रोकने में हम सबसे अपील करते हैं कि। और इधर कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार हर स्तर पर तैयारी में जुटी है। मंत्री और अफसर लगातार एक्शन मोड में काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारियां और इससे बचने के तरीकों की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें कोरोना वायरस से निपटने के तरीकों की जानकारी दी गई है। उधर लंदन से लौटे भजन गायक अनूप जलोटा को कोरोना वायरस की वजह से एयरपोर्ट पर मौजूद डॉक्टरों की टीम ने जांच के लिए रोक लिया है और उन्हें एक होटल ले जाया गया। अनूप जलोटा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली के सफदरजंग और सरोजनी नगर के थानों में पुलिसकर्मी मास्क पहनकर ड्यूटी पर तैनात दिखे। कोरोना वायरस से बचने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने एक दिन पहले फरमान जारी किया था कि सभी थानों और पुलिस दफ्तरों में मास्क लगाए जाएंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा और फीवर गन का इस्तेमाल करके ही किसी को प्रवेश दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वक्त हम सफदरजंग पुलिस थाने में हैं, जहाँ पर सभी पुलिसकर्मियों, चाहे वो सिविल हो या फिर ड्रेस पहने हुए पुलिसकर्मी हो, सभी ने यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस को संक्रमित होने से बचाने के लिए ये कवायद की गई है। और यहाँ पर जो भी लोग, चाहे वो बाहर से थाने की तरफ आए या अंदर के लोग हों, वो सभी यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही सैनिटाइजर्स जो अलग अलग जगह पर रखे गए हैं, ये डीओ रूम है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी सैनिटाइजर्स रखा हुआ है और डीओ रूम के अंदर सभी महिला जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर मास्क लगाकर काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई प्रभावित ना हो और संपर्क में ना आए, इसको लेकर यहाँ पर ये एहतियात बरती गई है। और कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है कि अधिक से अधिक जो भी लोग यहाँ पर आएंगे उनको यहाँ पर अवेयरनेस के तौर पर बताया भी जाएगा। और जितने भी पुलिसकर्मी हैं या फिर जो बाहर से पुलिस थाने के अंदर अपनी रिपोर्ट लिखाने आते हैं, इन सभी को मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है। और साथ ही दिल्ली पुलिस, क्योंकि अधिकतर पुलिसकर्मी बाहर रहते हैं और थाने के अंदर आते रहते हैं, तो इसको लेकर भी ये इंतजाम यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और कोशिश यहाँ पर दिल्ली पुलिस की यही है कि सभी लोग इन मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। और इस बीच खबर यह है कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सार्क देशों की एक बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक हुई भी, लेकिन इस बैठक में इमरान खान ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि पाकिस्तान ने कोरोना पर बुलाई गई बैठक में कश्मीर का राग छेड़ दिया। पाकिस्तान ने कश्मीर से पाबंदियां हटाने की मांग करते हुए एक बार फिर इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की।
कोरोना से कराहते पाकिस्तान का कश्मीर राग, महामारी के बहाने इमरान की जंग वाली बात, भारत से दुश्मनी में मौत का सौदा करता आतंकिस्तान। कोरोना वायरस मौत का तांडव कर रहा है। दुनिया भर के करीब 140 देश कोरोना के कहर से त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ये महामारी पैर नहीं फैला पाई। कोरोना से लड़ने के लिए भारत ने ऐसे कदम उठाए हैं कि कई देश हमारे नक्शे कदम पर चलने लगे। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को हराने के लिए सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात की पहल की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी तो मौजूद रहे, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर हार का मुंह देख चुके इमरान खान ने इस बैठक से कन्नी काट ली। उनकी जगह पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री जफर मिर्जा शामिल हुए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरोना नाम की महामारी से निपटने के लिए बुलाई गई बैठक में भी पाकिस्तान कश्मीर राग अलापता नजर आया। जी, पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर में सभी तरह की पाबंदी को हटाने की बात कही। पाकिस्तान ने कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों का बहाना बनाकर वहां जारी पाबंदियों को हटाने पर जोर दिया। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान ने जानबूझकर सार्क देशों की इस बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठाया ताकि उसका अंतरराष्ट्रीयकरण किया जा सके। That it is a matter of concern that COVID-19 has been reported from Indian-occupied Jammu and Kashmir, and in view of the health emergency, it is imperative that all lockdown in the disputed territory must be lifted immediately. Opening up communications and movement would facilitate dissemination of information, allow distribution of medical supplies, and enable containment and relief efforts to proceed unimpeded. वैसे ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को तूल देने की कोशिश करता नजर आया हो, लेकिन भारत के हाथों हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद से ही इमरान खान और उनकी सरकार हर मंच से कश्मीर कश्मीर चिल्लाती रही है, लेकिन पीएम मोदी की कूटनीति से हर बार इमरान खान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान ने भले ही कोरोना वायरस की आड़ में कश्मीर काट खेला, लेकिन सार्क के सदस्य देशों ने पाकिस्तान के रुख को सिरे से खारिज कर दिया। किसी भी देश ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। सबने सिर्फ पीएम मोदी की तारीफ करते हुए इस खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए भारत के पहल की सराहना की। Prime Minister, let me thank you for convening this meeting and for the follow-up actions, and we would always be ready and willing to collaborate and to welcome coordination, learn from the best practice and contribute to it as this global crisis unfolds. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पहले तो खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल ना होकर गलती की, उससे भी बड़ी गलती की कोरोना से लड़ाई की पहल में कश्मीर का मुद्दा उछालने की। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री जफर मिर्जा, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में शामिल थे, उन्हें पहले ही ताकीद कर दी गई थी कि उन्हें कोरोना नहीं बल्कि कश्मीर की बात करनी है। यकीन नहीं आता तो देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक से ठीक पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का ये बयान। जाहिर है पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने कश्मीर का मुद्दा ऐसे ही नहीं छेड़ा, बल्कि उन्हें कोरोना वायरस पर ना बोलकर कश्मीर कश्मीर चिल्लाने का हुक्म दिया गया था। लेकिन ये हुक्म ना तो इमरान का था और ना ही शाह महमूद कुरैशी का, बल्कि ये हुक्म था पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का। जी हाँ, सही सुना आपने, ISI। पाकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर को किस तरह कैमरे के सामने ISI ने पर्ची थमाई, किस तरह ISI ने स्वास्थ्य मंत्री जफर मिर्जा को वो बोलने को कहा जो कमर जावेद बाजवा चाहते थे, इसकी इनसाइड स्टोरी अभी बाकी है। पाकिस्तान की कोशिश को भारत ने न सिर्फ नाकाम किया बल्कि उसे उसी की भाषा में जवाब भी दे दिया। लेकिन
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, वो स्क्रिप्ट उन्हें आईएसआई के एक एजेंट ने दी थी। यही नहीं, इमरान खान ने अपने जिस स्वास्थ्य मंत्री को मीटिंग में शिरकत करने के लिए भेजा था, उन पर भी मास्क की कालाबाजारी का केस दर्ज हुआ है। जफर मिर्जा जांच एजेंसियों के रडार पर है और इमरान खान मारे शर्म के मुंह छिपाते नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस इंसानों की जान ले रहा है और पाकिस्तान मौत पर सियासत कर रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान अपनी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की धुन पर नाच रहे हैं। वो कोरोना वायरस जैसे गंभीर मुद्दे को भी कश्मीर की ओर मोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जिसकी तस्दीक तब हुई जब पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री जफर मिर्जा के हाथ में आईएसआई ने कश्मीर वाली पर्ची थमा दी। देखिए किस तरह पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का कश्मीर वाला एजेंडा बेपर्दा हो गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बोल रही थी। ठीक उसी वक्त एक शख्स आता है और जफर मिर्जा के सामने रखे पेपर उठाकर ले जाता है। इसके बाद उन्हें एक दूसरा कागज थमाया जाता है जिसमें जो कुछ भी लिखा होता है, पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री रट्टू तोते की तरह वही पढ़ देते हैं। दरअसल जिस शख्स ने जफर मिर्जा से कागज छीने वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट था। मतलब ये कि आईएसआई के इशारे पर ही पाकिस्तान ने पीएम मोदी की कोरोना वायरस पर बुलाई गई बैठक में कश्मीर राग छेड़। हम तो देखें बड़े खुले दिल के साथ जो है वो इस मामले को देख रहे हैं, लेकिन जहाँ तक भारत का ताल्लुक है वो अपनी हठधर्मी का शिकार है, वो टस से मस नहीं हो रहा। और ख़ास तौर पे 5 अगस्त के बाद तो जो उन्होंने बिल्कुल गैर कानूनी गैर आइनी इक़दामात भारत की हुकूमत ने लिए हैं, वो तो कोई भी शख्स उसको तस्लीम नहीं कर सकता। और ख़ास तौर पे कश्मीरियों को ये फ़ैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप भी खान साहब इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करते होंगे। भारत में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके अब्दुल बासित की बातों से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा नहीं छोड़ने वाला। पाकिस्तान को कश्मीर की शांति अखर रही है, वहाँ चल रही तरक्की की बयार इमरान खान को नासूर की तरह चुभ रही है। यही वजह है कि उसने मानवता भूलकर कोरोना वायरस जैसे गंभीर मुद्दे पर सियासत करनी चाहिए। लेकिन भारत ने पाकिस्तान की इस कोशिश को न सिर्फ नाकाम किया बल्कि 2 टूक शब्दों में इमरान खान को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान के रुख पर कड़ा एतराज जताते हुए भारतीय विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इससे एक बार फिर पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आ गया है। इससे ये भी साफ हो गया है कि पाकिस्तान कोरोना वायरस से आम लोगों की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। सम्मेलन में श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। यही नहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने तो खराब स्वास्थ्य के बावजूद इसमें हिस्सा लिया, लेकिन पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री इमरान खान की जगह एक राज्य मंत्री को भेज दिया। सम्मेलन के दौरान भी सभी सार्क देश कोरोना से निपटने के लिए साझा रणनीति पर चर्चा कर रहे थे, मगर पाकिस्तान इससे निपटने के लिए चीन का गुणगान करते हुए उससे सीखने की सलाह देने लगा। हिंदुस्तान ने इमरान खान को उन्हीं की भाषा में समझा दिया है, लेकिन इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर आई। खबर ये कि सार्क देशों के वीडियो कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की ओर से शामिल हुए जफर मिर्जा पर काला बाजारी का आरोप लगा है। सही सुना आपने, काला बाजारी का। दरअसल पाकिस्तान में जफर मिर्जा पर 2 करोड़ मास्क की काला बाजारी करने का आरोप लगा है। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने मिर्जा के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी है। एफआईए को 15 दिन में जांच पूरी करने के लिए कहा गया है। जफर मिर्जा के खिलाफ यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर फुरकान इब्राहिम ने प्रधानमंत्री शिकायत सेल में शिकायत की थी, जिसके मुताबिक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी डायरेक्टर गजनफर अली खान की मिली भगत से जफर मिर्जा ने मास्क की तस्करी की थी। जाहिर है इमरान खान ने जिस शख्स को कोरोना वायरस पर चर्चा के लिए भेजा था वो खुद मास्क की काला बाजारी कर नोट छाप रहा है। तो शायद यही वजह है कि चीन से फैला कोरोना वायरस बड़ी तेजी से पाकिस्तान को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है और मुल्क के प्रधानमंत्री इमरान खान मुसीबत की इस घड़ी में भी कश्मीर राग अलाप रहे हैं।
और ये पाकिस्तान की बदनीयती का ही नतीजा है कि वहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना के 190 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा कोई प्रांत इस गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो वो है सिंध प्रांत, जहां मरीजों की तादाद बढ़ रही है और इमरान सरकार किसी भी तरह के एहतियात कदम नहीं उठा रही। ऐसे में लोग भड़क उठे हैं और इमरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। पाकिस्तान में कहर बरपाता कोरोना, सरकार की निगरानी में 7,000 लोग। पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। लाहौर से इसका पहला मामला सामने आया है। वहीं सिंध में 41 और नए केस की पुष्टि की गई है। इसके बाद पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 90 के पार चली गई है। बता दें कि WHO की चेतावनी के बावजूद भी इन शहरों में पाकिस्तान सरकार ने PSL यानी पाकिस्तान क्रिकेट लीग के मैच होने दिए थे और अब इसी का खमियाजा पाकिस्तान की सरकार भुगत रही है। पाकिस्तान मीडिया की माने तो सिंध से एक ही दिन में इसके 18 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद कराची सहित पूरे प्रांत में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 30 के पार चली गई है। पाकिस्तान के एक अखबार में छपे रिपोर्ट के मुताबिक सिंध से 35 केस सामने आए हैं। बलूचिस्तान में 10 केस की पुष्टि की गई है। इस्लामाबाद में 4, गिलगित बाल्टिस्तान में 3 और लाहौर में 1 मरीज में इस वायरस की पुष्टि हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के 41 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में आंकड़ा अचानक बढ़कर 94 हो गया है। कहने को तो पाकिस्तान की सरकार इस महामारी की रोकथाम के लिए कदम उठा रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत ने सभी विश्वविद्यालयों और छात्रावासों को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया है। कोरोना वायरस के चलते पाकिस्तान के सभी शिक्षण संस्थानों को 5 अप्रैल तक बंद रखने का भी आदेश दिया गया है। पाकिस्तान के PM इमरान खान ने शनिवार को कहा था कि वो देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की व्यक्तिगत तौर पर निगरानी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम अब भी खौफ में जीने को मजबूर है। यहाँ के लोग चीन में फंसे अपने रिश्तेदारों की वापसी की अब तक बाट जो रहे हैं। डरिया हुकूमत क्या इमरान खान इस बात का डिसीजन नहीं ले सकता कि PIA की फ्लाइट उठाए, अपने बच्चों को इवैक्यूएट करे और उनको वहाँ पे लाए, क्वारंटीन पीरियड पूरा करे, वहाँ पे कर ले या यहाँ पे कर ले। उसका जितना एक्सपेंस है पेरेंट्स पे करने के लिए तैयार हैं। आपने खुद देखा अपनी आंखों से लोगों का क्या हाल है, पेरेंट्स का क्या हाल है। लोगों को खशियां पड़ रही हैं जो वो अपने बच्चों को देखते हैं। हालतें तंदुरुस्त बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे ये बीमार है। जाहिर है पाकिस्तान की सरकार ना तो अपनी जनता को जागरूक करने की कवायद कर रही है और ना ही उनकी मदद कर रही है। ऐसे में पाकिस्तान की इमरान सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो बहुत मुमकिन है कि पहले से विद्रोह का सामना कर रहे इमरान खान की मुसीबतों में इजाफा हो जाए। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में तो फैला है, लेकिन इस वायरस की चपेट में सबसे ज्यादा यूरोप ही आया है और इस्लामिक स्टेट का सीधा निशाना भी यूरोप ही रहा है। लेकिन एक चौंकाने वाला पहलू ये भी है कि पिछले 15 महीनों के दौरान आईएसआईएस ने यूरोप में सिर्फ एक ही हमले का दावा किया, जबकि साल 2018 में आईएसआईएस के हमलों से यूरोप थर्रा उठा था। बीते 15 महीनों के दौरान इस आतंकी संगठन का उस यूरोप पर महज एक हमला हुआ, जिसके सबसे ज्यादा लड़ाके इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने यूरोप के अलग अलग मुल्कों से सीरिया और इराक की जमीन तक आ पहुंचे थे। पिछले 15 महीनों में आईसिस के दावे किए गए हमलों की फहरिस्त में नजर दौड़ाएं तो सिर्फ लंदन के ब्रिज पर हुआ वो हमला वही इस्लामिक स्टेट के आतंक का आखिरी लोन वुल्फ अटैक माना जा सकता है, जिसमें उसने इस खौफनाक वारदात के जरिए इंसानियत को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश की थी। मगर पिछले साल यानी 2019 में एक भी यूरोप में ऐसी वारदात सामने नहीं आई जिसके जरिए इस्लामिक स्टेट के आतंकी दावा करके अपने दहशत के परचम को फैला सके। मगर 2018 में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने एक के बाद एक कई आतंकी वारदातों को अंजाम देकर पूरी दुनिया में अपनी दहशत की हुकूमत कायम कर दी थी। साल 2018 के खत्म होते होते इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने रूस को दहलाया था, जब रूस के मैग्निटोगोरस्क शहर में एक बिल्डिंग ही उड़ा दी थी। इस वारदात में कई जानें गई थी और कई लोग जख्मी भी हुए थे। उससे कुछ रोज पहले ही 11 दिसंबर को फ्रांस के स्ट्रासबर्ग के एक भीड़भाड़ वाले क्रिसमस मार्केट में एक शख्स ने अपनी रिवॉल्वर से खुलेआम फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें 5 लोग मारे गए और 11 जख्मी हो गए थे।
उसी साल यानी 2018 के मई महीने में बेल्जियम के लीग इलाके में एक कैदी ने 2 महिला पुलिस अफसरों को चाकू मारा, उनसे बंदूक छीनी और उन्हें गोली मार दी। इसके बाद उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एक नागरिक की मौत हुई थी। उससे पहले 12 मई को पेरिस में एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें एक नागरिक मारा गया और कई जख्मी हो गए थे। 23 मार्च को फ्रांस में ही मोरक्को के एक नागरिक रेडॉन लेक्दम ने 4 पुलिस वालों को रौंदा और 2 नागरिकों की हत्या की। और इससे पहले 18 फरवरी को रूस के दगेस्तान प्रांत में एक 22 साल का नौजवान राइफल और शिकारी चाकू लेकर भीड़ वाले चर्च में जा पहुंचा। उसकी फायरिंग से 5 महिलाओं की मौत हुई, जबकि कई लोग गोली लगने से जख्मी हो गए। इन तमाम आतंकी वारदातों में एक ही बात ऐसी थी जो सबको आपस में जोड़ती है, और वो है इन तमाम घटनाओं के बाद इस्लामिक स्टेट का दावा कि ये वारदात उसके ही लड़ाकों ने अंजाम दी, एक लोन वुल्फ हमले की तर्ज पर। दरअसल दुनिया भर में कहीं पर भी आतंकवाद अगर नजर आता है तो उसके पीछे आईएसआईएस का ही अक्स दिखाई पड़ता है, जिसका एक ही मकसद है जिहाद के जरिए धरती के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को इस्लामिक बनाना। तो फिर दहशत के इन पुजारियों के निशाने पर कभी चीन या ईरान आता क्यों नजर नहीं आया? इन दिनों कोरोना वायरस का डर दिन दूनी और रात चौगनी रफ्तार से फैल रहा है, और उसका खौफ तो उससे भी कहीं ज्यादा बेधड़क होकर सरहदों को पार करता हदों से आगे निकला जा रहा है। आलम यह है कि अब तो इस कोरोना वायरस ने उन लोगों को भी डराना शुरू कर दिया है जिनका हुलिया ही इंसान और इंसानियत को डराने के लिए काफी है। आईसिस ने कोरोना के डर से अपने आतंकियों को यूरोप में जाकर जिहाद करने से फिलहाल रोक दिया है। तो सवाल यही उठता है कि क्या यूरोप की जमीन आईसिस को ज्यादा रास आती है? क्या यूरोप में आईसिस के आतंकियों का हमला करना ज्यादा आसान है? क्या यूरोप के मुल्कों के कमजोर कानून आईसिस के बढ़ते कदम को रोकने में नाकाम रहते हैं? क्या आईसिस की सबसे बड़ी दुश्मनी यूरोप के देशों और वहां के बंदोबस्त से ही है? जिस तरीके से आईएसआईएस यूरोप में लगातार ऑपरेट करता रहा है और लगातार यूरोप में आईएसआईएस की गतिविधि बहुत ही बड़ी तरीके से होती रही है, उससे ये पता चलता है कि अभी भी जो आईएसआईएस यूरोप को एक क्रिश्चियन टेरिटरी मानते हुए, एक इन्फेडल मानते हुए, काफिरों का देश मानते हुए उसके ऊपर हमले करने की कोशिश करता है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस्लामिक स्टेट में ज्यादातर लड़ाके यूरोप से ही थे, जो आईसिस की विचारधारा से प्रभावित होकर अपना सब कुछ छोड़कर बगदादी के लश्कर में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे। तो क्या सुन्नी संगठन आईसिस के निशाने पर ईरान नहीं है, या फिर ईरान की जमीन आईसिस को रास नहीं आ सकती, जबकि ईरान शिया मुसलमानों का मुल्क है और आईसिस का सफाया करने वाले मुल्कों की फौज का साथ देने में कई शिया मिलिशिया ग्रुप भी शामिल थे। ईरान के साथ जो आईएसआईएस का जो हमले कम करने का या उसकी तरफ ध्यान न देने का कारण ये है कि ये आईएसआईएस अपनी जो सलाफी जिहादी विचारधारा के तहत पूरे जो नॉन इस्लामिक वर्ल्ड को टारगेट कर रहा है। आतंकवाद या दहशतगर्द अब किसी एक देश या सरहद के भीतर सिमट कर नहीं रह गया है। अब तो ये एक बड़े गठजोड़ का दूसरा नाम हो गया है। आलम यह है कि अगर एक तरफ दुनिया भर के मुल्क और उनकी सेनाएं इस आतंकवाद का सफाया करने में जुटी हैं, तो वहीं इस सोच के साथ हाँ में हाँ मिलाने वालों की भी कोई कमी नहीं। इस आतंक की फसल को हवा पानी और खाद देने वाले कई मुस्लिम राष्ट्र तो हैं ही, कई वामपंथी विचार भी इस सोच की हामी भरते हैं। सऊदी अरब, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, सूडान, यमन, लेबनान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और तुर्की जैसे इस्लामिक मुल्क इनकी इसी सोच की पनाहगाह कहलाते हैं। लेकिन एक भी ऐसा सुराग या सबूत नहीं मिलता जिससे पता चले कि इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने कभी चीन की जमीन पर कदम रखने का इरादा भी जाहिर किया हो। तो क्या आईसिस और उसके आकाओं की सोच चीन से डरती है? चाइना जो है आतंकवाद के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सख्त रुख अपनाता है और चाइना वीगर मुस्लिम्स के ऊपर उसका जो रुख है बिल्कुल नो टॉलरेंस का है। उसके कानून बहुत सख्त हैं। चाइना इस तरह के आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता और उनको इनकाउंटर करके उन्हें तुरंत एलिमिनेट कर देता है या हैंग कर देता है। मतलब साफ है कि जो मुल्क
और जहां का निजाम खुद दहशतगर्दी फैलाने में माहिर है, वहां आईसिस जैसे आतंकी संगठनों की भी कदम रखने में रूह कांपती है।